हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 हिस्ट्री यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। वेट, हम क्या फ्रेंच हैं? नहीं तो फ्रेंच नहीं है तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर सीबीएसई ये क्यों कहता है कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं और आपको इसे पढ़ना है? हमारी खुद की हिस्ट्री इतनी वास्ट है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, लेकिन फिर भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? वेट, आई एम कमिंग ऑन इट। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम इसलिए पढ़ते हैं, इसका पर्पस ये है कि फ्रांस की सोसाइटी में जो भी चीजें उस टाइम पीरियड पर चल रही थी इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी, उस टाइम पीरियड पर फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उस चीज की वजह से हमारी कंट्री में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। आज हमारी कंट्री में जो सिस्टम है गवर्नेंस का, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, या फिर जो हम राइट्स की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। कहाँ से? फ्रांस के रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। यानी वो जो ओरिजिनेशन है, वो ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ का है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। सबसे पहले रेवोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं कि आखिर रेवोल्यूशन होता क्या है। जब भी कभी किसी सोसाइटी में अचानक से लोग एक टर्मोइल की कंडीशन में आ जाएं, यानी उथल पुथल हो जाए, लेकिन वो उथल पुथल हो रही है जो कंट्री की करंट सिस्टम गवर्नमेंट है उसको चेंज करने के लिए, यानी करंट में जो भी सिस्टम चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए और नई सत्ता वहां पर डेवलप करने के लिए जो भी टर्मोइल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किया जाता है फॉर अ ड्रास्टिक चेंज। अपनी कंट्री में ड्रास्टिक चेंज लाना है तो लोग इकट्ठा होकर रेवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन हमने पढ़ा है कि फ्रांस में किंग्स रूल कर रहे थे। लुई के बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किंग्स आते हैं, लेकिन जब लुई 16 आते हैं तो फ्रांस की सोसाइटी को आप अज्यूम करिए, कैसी सोसाइटी चल रही है? राजा रूल कर रहे हैं, राजा जो भी कुछ कह दे रहे हैं सारी चीजें उनकी एक्सेप्ट की जा रही हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि फ्रांस की जो जनता है वो अवेकन हो जाती है, जग जाती है। यानी इसके पहले तो वो सो रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो जग जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी फिलोसफीज डेवलप की, ऐसी ऐसी बुक्स को लिखा जिसको पढ़ करके लोग, जिसको सुन करके लोग इतने ज्यादा अवेयर हुए, इतने ज्यादा अवेकन हो गए कि उन्होंने फिर ठान लिया कि हमें क्या करना है? क्रांति लेकर के आनी है और अपने फ्रांस की सोसाइटी को, अपने फ्रांस के सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख देना है। तो इन फिलोसोफर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रांस में बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं जो कि एक रोल प्ले करते हैं, जिनको क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर चेंज आए। लेकिन ये 3 नाम थे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जॉन लॉक का। जॉन लॉक एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने एक अपनी ट्रीटी दी थी जिसे हम कहते हैं द ट्रीटाइसिस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इन्होंने एक बुक लिखी, एक फिलोसफी दी जिसका नाम है ट्रीटाइसिस ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर ट्रीटाइसिस ऑफ द गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहते हैं कि फ्रांस के सिटीजन्स, जो आज आप लुई 16 को एक एब्सोल्यूट मोनार्क मान के बैठ गए हो, एक गॉड की तरह ट्रीट करते हो, एक डिवाइन राइट वो एंजॉय कर रहे हैं, ये गलत है। यानी जो किंग है वो रूल कर रहे हैं हम पीपल्स के वेलफेयर के लिए, वो कोई गॉड नहीं है। तो आपने जो किंग को गॉड मान रखा है ये गलत है, आप उनको गॉड मानना बंद करिए। यानी ये पूरी तरह से रिफ्यूट करते हैं एब्सोल्यूट और डिवाइन राइट ऑफ द किंग को। ठीक है, यानी किंग्स एब्सोल्यूट राइट एंजॉय नहीं कर सकते, डिवाइन राइट एंजॉय नहीं कर सकते। तो जब ये बुक्स पीपल पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी से तो वो प्रॉपरली अवेयर होते हैं इस चीज से और कहते हैं नहीं नहीं, किंग को एब्सोल्यूट राइट एंजॉय करने हम नहीं देंगे। फिर आते हैं उसी टाइम पीरियड पर जीन जैकस रूसो। ये जो पर्सन है ये जॉन लॉक से भी एक कदम आगे निकलते हैं और ये अपनी थियरी देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। ये कहते हैं कि अभी तक लुई 16 यानी जो किंगडम हमारे यहाँ चल रहा है ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि लोग आंख बंद करके इनकी बातें मान रहे हैं।
प्लस इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें लोगों का रोल तो है ही नहीं, यानी जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग उसमें रोल अपना प्ले नहीं कर रहे हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसमें प्रॉपर इंटरफेरेंस, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पीपल्स का। यहाँ पर तभी ये वर्ड ऐड किया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बिल्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड द नॉर्मल पीपल्स ऑफ द फ्रांस। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशन बिल्ड करने की बात की जा रही है, जो कि कहते हैं जीन जैकस रूसो। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू और डिटेल में बात करते हैं और अपनी फिलॉसफी देते हैं जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉज। और ये स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहते हैं कि जो भी हमारे जॉन लॉक भाई और जीन जैकस रूसो भाई कह रहे हैं ये सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में आते हैं तो जो भी गवर्नमेंट चल रही है वहां पर जितने भी पार्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये आज आप पढ़ते भी होंगे कि हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी यानी कोर्ट्स अलग काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पर फ्रांस में ये तीनों ही बॉडीज गवर्नमेंट की एक साथ काम किया करती थी, आपस में इनकी मिली भगत होती थी, यानी करप्शंस बहुत ज्यादा होते थे, डिसीजंस मनमाने होते थे, क्योंकि ये मिल करके साथ काम करते थे। तो मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं अपने बुक स्पिरिट ऑफ द लॉ में कि जो भी लेजिस्लेटिव है यानी जो लॉ मेकर्स हैं हमारी कंट्री के, उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो डिफरेंट होगा, और एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉ के इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं इनका भी जो वर्क ऑफ एरिया होगा वो अलग होगा। देन जुडिशरी के लोग जो हैं यानी जो कोर्ट्स हैं, जो वहां पर लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले लोग बैठे हैं, ये इनका भी एरिया अलग होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो तीनों पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये तीनों पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क करें, एक साथ वर्क ना करें। तो जब ये फिलॉसफी पूरे फ्रांस के लोगों ने पढ़ी, पूरे फ्रांस के लोगों में ये आग की तरह फैल गए, तो लोग अवेयर हो गए, अवेकन हो गए और ठान लिया कि हम फ्रांस में एक क्रांति लेकर के आएंगे, एक रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे और फ्रांस की पूरी व्यवस्था को हम बदल देंगे और इसको हम पीपल सेंट्रिक बनाने का काम करेंगे। थैंक यू।